वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 218 और इसमें फोकस करने वाले हैं हम जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर मिक्सअप मारेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सी सेट की क्लास कंटिन्यू हो गई आज से। डेली मिलेगी आपको, जय सर पढ़ाएंगे उसमें, और मॉर्निंग में लाइव पढ़ा रहे हैं वो 11 बजे, तो उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। 1 महीने का समय बचा है, लगभग 2 या फिर 3 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा सितंबर में, तो प्रैक्टिस करते रहिए, समय कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या चोल? किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य। तो देखिए, चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किस सिख धर्म गुरु ने किया था? गुरु गोबिंद सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु नानक देव और गुरु अर्जुन देव। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। 2 चीज़ें हैं इसमें, गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ। गुरु नानक हरगोबिंद या फिर गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव लगाकर इसको गलत मत कर देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव है इसका आंसर। तो देखिए, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है सिख धर्म के 5वें गुरु, कौन से नंबर के गुरु, नंबर के साथ याद रखिए, इनको पूछ लेते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। सिख धर्म के इस ग्रंथ में सिखों के 5 गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों, कबीरदास, बाबा फरीद नामदेव और रैदास के उपदेश संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा? किसने कहा था ऐसा? यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ऐसा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो इस तरह के कथावचन भी पूछ लिए जाते हैं। तो माउंटबेटन की विभाजन योजना से कांग्रेस के कुछ नेता सहमत थे, परंतु कुछ नेता ऐसे थे जो विभाजन के पक्ष में नहीं थे। विभाजन के विरोधी नेताओं ने महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रमुख, देखिए, विभाजन के विरोधी नेताओं में महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध करते हुए कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर चलकर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए मूल संविधान में तो थे नहीं ये। कितने हैं ये? वर्तमान में 11 हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, करेक्ट है। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये वाला भी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 3 में थोड़ी, या भाग 4 में ना। 3 में तो फंडामेंटल राइट्स है ना, 4th में क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो चौथे के काम है, इसको डाला गया। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रक्षा से लिए गए, करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। तो गलत इसमें ढूंढना है अपने को, सही नहीं है तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है क्योंकि भाग 4 के काम है ये। तो 3 में तो वैसे भी नहीं होंगे, तो ये करेक्ट है डी। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में का के अनुच्छेद 51 एक का में या ए में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, फिर बाद में 11वां जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? बताइए। बाद में अमेंड नहीं किया होगा इसको 1976 के द्वारा। देखिए, ये जो है ना ग्राम पंचायतों का गठन, ये तो सीधा सीधा अनुच्छेद 40 में है। बाकी ये बाद में जोड़े गए। निःशुल्क विधिक सहायता, प्रबंधन या प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये बाद में जोड़े गए। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है, जो संविधान में प्रारंभ
से ही सम्मिलित है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा सम्मिलित किया गया बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कैंसर जनित तंबाकू के धुएं में उपस्थित होता है? कौन सा है वो? निकोटिन, बेंजोपायरिन, कैफीन या फिर टार? क्या होता है? तंबाकू के धुएं में एक कैंसर जनी है, उसका नाम है बेंजोपायरिन, ऑप्शन नंबर बी। तो बेंजोपायरिन नामक कैंसर जनी पदार्थ तंबाकू के धुएं में होता है। इसके कारण फेफड़े के कैंसर की संभावना अत्यधिक रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यूरिया का संश्लेषण होता है मूत्राशय में, आहार नाल में, यकृत में या वृक्क में? यूरिया का संश्लेषण फॉर्मेशन किस में होता है? लिवर में होता है, लिवर में, यकृत में। तो यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है? पैराथायराइड या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन्स मतलब वृद्धि हार्मोन्स? ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कौन बढ़ाता है? पैराथायरॉयड, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है ब्लड में मतलब रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह हार्मोन्स अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण प्रक्रम में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। कार्बन फुटप्रिंट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश होता है क्या? बिल्कुल, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अंश होता है कार्बन फुटप्रिंट। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य किसी संस्था द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है। यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही अंश है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य की लगभग सभी आदतें, जिनमें खान पान से लेकर पहने जाने वाले कपड़े तक शामिल हैं, कार्बन फुटप्रिंट का बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। चित्रकूट जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश है क्या इसका आंसर? गलत, छत्तीसगढ़। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। पटना पक्षी विहार बताइए कहाँ पर है? पटना पक्षी विहार, बिहार लाकर गलत पद कर देना, इसका यूपी में है ये। तो पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये तो लॉलीपॉप प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है लेकिन। ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। ललितपुर खनिज संसाधन से समृद्ध जिला है। यहाँ आपको मिलेगा यूरेनियम, तांबा और लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? ये इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी यहीं कोयला होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? गोंडवाना क्रम। लेकिन लौह अयस्क की बात हो रही है तो धारवाड़ लगा दीजिए इसको। तो भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों में लौह अयस्क के अधिकतर निक्षेप मिलते हैं। बेलाडीला, कुद्रेमुख, सिंहभूमि इत्यादि लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं। कौन कौन सी? सिंहभूमि, कुद्रेमुख और बेलाडीला, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। फेवरेट है कुद्रेमुख, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पीलिया का कौन सा अंग, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? पीलिया को बोलते हैं जॉइंडिस। इससे कौन सा इससे होता है? लिवर या आंत? लिवर है। तो पीलिया मतलब जॉइंडिस से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में जो है त्वचा और जो रोगी की आंख है उसका जो पित्त वर्णक मतलब वाइल पिगमेंट में जमा होने के कारण जो है पीला दिखाई देने लगता है उसका शरीर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। पहली बार IPCC आकलन रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1990 में जारी की गई थी। तो देखिए, प्रथम बार IPCC रिपोर्ट वर्ष 1990 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को एक चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया था। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 1988
में आईपीसीसी की स्थापना की गई ताकि विश्व की सरकारों को एक स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराया जा सके। तो प्रथम आईपीसीसी रिपोर्ट कब 1990 में जारी की गई। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़िए, इससे रोमांच भी जगेगा और जो थ्योरी वाला फंडा रहता है ना, बोरियत वाला, उससे बचोगे।